काफ़ी लोगों से मैंने सुना है, हेमलाल मुर्मू ने ये किया, हेमलाल मुर्मू ने ये किया, स्वास्थ्य मंत्री रहते, एमएलएस रहते। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा 2013 की बात है। इस विषय पर बहुत पहले से ही आवाज़ उठाई हमारे छोटा सिमड़ा गाँव के थे, ईश्वर सोरेन मास्टर साहब थे। हमारे गाँव के फौज मरांडी, बगल के थे मंझी माइकल मरांडी जी। रातों रात मैनेजमेंट ने पुलिस प्रशासन और अपने सीआईएसएफ को भेज के पूरा टेंट को फाड़ के बर्बाद कर दिया। सेवा चलने की वजह से यहाँ हमारे पानी दूषित हो रही है, हमारे एयर पोल्यूशन हो रहा है, साथ ही साथ नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है। जो 80 के दशक में जो अधिग्रहण किया गया था वो सीबी एक्ट में हुआ था। इसके बाद 2013 में लार एक्ट आया। सीबी एक्ट का प्रावधान आईआईटी किया हुआ, एआईटी किया हुआ, मैकेनिकल किया हुआ, माइनिंग किया हुआ लड़का लोग। लेकिन हमारे गांव में फैसिलिटीज होने के बावजूद भी, स्कूल का फैसिलिटीज होने के बावजूद भी एक पुश्तैनी गांव से विस्थापित होना, फिर नए जगह पर नए सिरे से अपना जिंदगी को बहाल करना, बचपन की बात है। तो मैं अकेला ही नहीं, मेरे उम्र के सभी लोग जो इस गांव के हैं या साथ में और भी दूसरे गांव जो ईश्वर द्वारा विस्थापित किया गया था, जैसे भुणाए हो गया, अभी बस्तिया हो रहा है, लौंडिया हुआ, तो हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कई दौर को देखे। एक पुश्तैनी गांव से विस्थापित होना, फिर नए जगह पर नए सिरे से अपना जिंदगी को बहाल करना, ये अपने आप में बहुत दोहरी जिंदगी जीने वाली बात है। आप समझ सकते हैं, जिस आंगन में, जिस बिस्तर में, जिस खेतों में, जिस मैदानों में आपने अपना जिंदगी बिताया, सब चीज को त्याग कर एक ऐसे सीमित जगह पर आप आते हैं जहाँ आपको खेलने का जगह नहीं, जहाँ आपको खेत नहीं दिखे, जहाँ आपको मैदान नहीं दिखे, जहाँ आपको आंगन नहीं दिखे। सबको मेरा जोहार। मैं शालिनी हांसदा, मैं रांची की रहने वाली और मेरी पढ़ाई रांची में हुई, प्राथमिक पढ़ाई मेरी रांची में हुई है और उसके साथ बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया वीवीयू से हजारीबाग और वहाँ पर मैंने अपने 5 साल का वकालत का कोर्स किया, पूरा किया मैंने। बचपन में जब मैं स्कूलिंग कर रही थी उस दौरान मेरे पिताजी जुडिशियल सर्विस में थे और मैं हमेशा उनको देखती थी कि वो जो भी अपना काम करते थे अपने फील्ड में, वो हमेशा अपने ईमानदारी से हमेशा उन्होंने अपना काम किया और मैं उनको देख के हमेशा इन्फ्लुएंस होती थी। वो हमेशा महिलाओं के राइट्स के बारे में मुझे बचपन से बताते थे और वो मुझे हमेशा ये कहते रहे कि एजुकेशन महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके विपरीत वो मेरी जो माँ थी, वो चाहती थी कि मैं कॉलेज करके जितनी जल्दी हो सकूँ शादी कर लूँ। लेकिन और वो कहती थी कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने कॉलेज पूरी करोगी और फिर तुम शादी करके अपना बस जाओ, अपना सेटलमेंट कर लो। तो मुझे भी लगा कि जैसे हर घर में जो लड़कियाँ होती हैं, जो सोचती हैं कि हाँ, अब तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ग्रेजुएशन हमने कर लिया, बीए कर लिया, अब शादी हो जाएगी, एक अच्छा-सा हस्बैंड मिल जाएगा नौकरी करने वाला और फिर ज़िंदगी चलने लगेगी। लेकिन इसके विरोध में मेरे पापा हमेशा कहते थे कि एजुकेशन ही तुम्हारा सबसे बड़ा पावर है। एजुकेशन के थ्रू तुम्हारे पास पावर आ जाएगा और ख़ासकर इस क्षेत्र में आओ, जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, तुम वकालत का पढ़ाई करो, ताकि आज के डेट में सारी महिलाएँ जो हैं, जो
पैट्रियार्कल फैमिली में जो रहती हैं, शुरू से हमारा जो भारत है, जो पैट्रियार्कल डोमिनेंस जो होती है फैमिली में पुरुषों की, तो उसके अधीन में हमेशा महिलाएँ रही, जिसके चलते महिलाओं को दबा कर रखा गया। तो मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अपनी पढ़ाई पूरी करो और वकालत क्षेत्र में आओ। इस क्षेत्र में यही है कि अपने राइट्स के बारे में हमेशा अवेयर रहोगी, कोई तुम्हारा राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। और महिलाएँ बहुत शोषण का शिकार रही हैं शुरू से। शोषण के अगेंस्ट में हमेशा तुम खड़ी रहोगी और अपने साथ-साथ दूसरे महिलाओं के लिए भी कुछ कर पाओगी। तो इस चलते मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि वकालत के क्षेत्र में आओगी, तो तुम्हारा खुद का शोषण भी नहीं होगा और प्लस तुम दूसरी महिलाओं के बारे में भी कुछ अच्छा सोच सकोगी और उनके लिए कुछ जस्टिस कर पाओगी। देखिए, समाज में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। एक हो तो बताऊं, हर जगह समस्या ही है। सरकारें हो या लोकल प्रबंधन हो, सुविधाएं तो अनेक मिली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने हमें नजरअंदाज करके रखी हुई है, सरकार ने हमें प्राथमिकता नहीं दी है। आजादी के बाद से ही या उससे पहले से भी हमारे आदिवासियों के लिए सरकारों ने बहुत काम किए। मान के चलिए तो एसपीटी एक्ट को, आप संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 13 को, 13(1), 13(3). हालांकि मैं अनुच्छेद आर्टिकल्स के बारे में उतना अंदर तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, लड़कियां लड़के हैं, उनको ये जानकारी होना चाहिए कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या प्रावधान दिए हैं, किन प्रावधानों के तहत हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, अपना अधिकार को भी नहीं जान पाएंगे। आज के समय में समाज में शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, शिक्षित होना बहुत जरूरी चीज है। आप शिक्षित नहीं है तो अपना अधिकारों से आप हर जगह वंचित होंगे। जैसे एज ए एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हैं, आज के समय में संस्कृति, भाषा, लिपि वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों के लिए हम लड़ते रहते हैं। लड़ते तो हैं, लेते भी हैं, मिला भी बहुत कुछ है, लेकिन हम जो है ना संजोना नहीं जानते, संजो के रखना नहीं जानते। अगर हम लोकल प्रबंधन की बात करें, ईसीएल की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि विस्थापन में किसी तरह की कमी की गई है। विस्थापन में जो प्रावधानें आती हैं वो सारी मिली हुई है। खेल के लिए मैदान है, घूमने फिरने के लिए पार्क हैं। सिस्टमैटिक तरीके से जो विस्थापन हुआ है, शायद ही किसी और अन्य जगहों पर ऐसा विस्थापन हुआ हो, लेकिन हमने क्या किया, जहां मन तहां कूड़े का अंबार लगा के रखे। पार्क पड़ा हुआ है, कोई देखने के लिए, कोई सुधि लेने के लिए नहीं है, कहीं टूटा पड़ा है, कहीं कुछ है। हम लोगों ने संजोया नहीं। अगर हम संजो के रखते, शुरू में मुझे याद है लगभग 2002-3 की बात है और एक समय की बात नहीं है। बाहर से हम लोग का यूएस डेलीगेट्स वगैरह लोग आते थे, या कोल मिनिस्टर भूत और हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, ये सभी लोग आ चुके हैं हमारे गांव को विजिट करने के लिए, और किसी ने इस गांव का बुराई या विस्थापन जो हुआ है या किसी तरह की खामियों को नहीं उजागर किया। यहाँ से देख के जाने के बाद उन लोगों ने हर जगह इस गांव का विस्थापन को लेके सराहा है। हर जगह इसका सराहना होता है, विदेश विदेश हर जगह सराहा ही गया है कि अगर विस्थापन देखना है कोल इंडिया के तरफ से,
तो बड़ा सिमड़ा को देखा जाए। लेकिन आज के डेट में हम लोगों ने संभाल के नहीं रखा, संजो के नहीं रखा। ठीक वैसे ही हमारा संथाली जो भाषा है, जैसे 8वीं सूची में शामिल किया गया है, लेकिन कितने लोग संथाली बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं लोग। संथाली बोलना तो दूर, लिखना तो दूर, बोलते भी नहीं है। हमारे समाज में, हमारे झारखंड में, संथाल परगना में प्रावधान दिया गया है। जिस तरह बंगाल में लोग बंगाली में लिखते हैं एप्लीकेशन, अपनी बातों को लिखित रूप से कहीं रखना है तो बंगाली में लिखते हैं, गुजरात में गुजराती में लिखते हैं, मराठी में लिखते हैं, तमिल में लिखते हैं। हमारी भाषा को भी अनुसूची में शामिल किया गया है, लेकिन कितने लोग हैं जो संथाली में लिखते हैं। भाषा के लिए कितना लंबा लड़ाई हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़ा है, लेकिन उसको हम लोग आज तक संजो के नहीं रखे हैं। ऐसा ग्राम प्रधान मेरे हिसाब से यहाँ मैंने देखा है, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो दारू बनाकर अपना लाइवलीहुड चलाती हैं, और उसके साथ साथ मैंने छोटी छोटी बच्चियों को देखा है जो माइंस तरफ जा कर के कोयला चुनती है, और लैक ऑफ एजुकेशन है। देखिए, ये दारू चुराना, कोयला चुनना, ये इशू सिर्फ विस्थापित गांव का नहीं, एक्चुअली ये इशू हर गांव का है। लैक ऑफ एजुकेशन तो हर क्षेत्र में है, हर ग्रामीण क्षेत्र में। तो मुद्दा अलग है। जहां तक मैंने कहा विस्थापन सही तरीके से हुआ, लेकिन इसका फायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, जमीन जाने के बाद लोगों को नौकरी मिली, अच्छा खासा सैलरी मिला, लेकिन वो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं करा पाए, नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ एजुकेशन माँ बाप में भी था, जिस वजह से अपने बच्चों को भी वे सही दिशा नहीं दे पाए। अन्यथा आप देखिएगा आस पड़ोस के गांव के लोग, जिसकी वो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, IIT किया हुआ, AIT किया हुआ, मैकेनिकल किया हुआ, माइनिंग किया हुआ लड़का लोग, लेकिन हमारे गांव में फैसिलिटीज होने के बावजूद भी, स्कूल का फैसिलिटीज होने के बावजूद भी, कॉलेज फैसिलिटीज होने के बावजूद भी, आप देखिएगा जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं ECL ने सबके बच्चों के लिए प्रावधान खोल के रखे हुए हैं एजुकेशन के फील्ड में, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, माइनिंग हो। लेकिन ये जानकारी के अभाव में लोग कर नहीं पा रहे हैं, है ना। ये पैसे की अभाव नहीं, ये जानकारी के अभाव। फिर हम देखते हैं आस पड़ोस के लोगों को हम देखते हैं ठेकेदारी में काफी आगे निकल के आ रहे हैं, लेकिन हमारे विस्थापित गांव से एक भी लड़का इंटरेस्टेड नहीं है जो ठेकेदारी कर सके या किसी तरह का कोई रोजगार कर सके। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज जागरूकता के अभाव में पिछड़ रही। तो मेरे हिसाब से हमको लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो अगुवाई करता है, उन लोगों को समाज के बारे में सोचना चाहिए, समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसे मैम बोली, लैक ऑफ लिटरेसी के एवज में जिस तरह महिलाएं जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, उस तरह पुरुष भी जागरूकता के अभाव में अपना जीवन शैली को दयनीय बना के रख दिए हैं। और ये मैनेजमेंट या सरकार का फेलियर नहीं है, ये फेलियर हमारा है, हम खुद ही फेल हो रहे हैं। फेलियर होने का रीजन हम खुद हैं, हमारा समाज खुद है, एज ए गार्जियन का फेलियर है। हालांकि ये जो
कोयला ढुलाई का मुद्दा है। हालांकि ये अच्छी बात तो नहीं है। जिस मकसद से गांव को विस्थापित किया गया था, जिस शुद्ध वातावरण में न बेहतर जिंदगी जीने के लिए हम लोगों को विस्थापित जो किया गया था, एक तरह से इसको एक नजरिए से ये हाइवा का ढुलाई हम लोग इस विस्थापन के नाम पर एक दाग की तरह हम देखते हैं। जहां तक ढुलाई की बात है, मैनेजमेंट के पास और भी ऑप्शंस थी। इधर आप जानते होंगे तो चरणटोला तरफ से माइंस होते हुए भी हो सकती थी, लेकिन अब कंपनीज तो कंपनीज है, वो अपना बेनिफिट्स देखती है। लेकिन यहाँ पर भी मैं यही बात दोहराऊंगा, जागरूकता का कमी। हालांकि इस मुद्दा में हमने कई बार ग्राम सभा भी कराई है। हम लोग टेक्निकली देख रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे बंद कराएं। एक एप्लीकेशन भी हम लोगों ने दिए हैं। तो अक्सर हम दोनों बात करते हैं, जानते हैं ये तो एडवोकेट है, बस लीगल ओपिनियन हम ले रहे हैं फिलहाल। बहुत जल्द ही इस संबंध में हम लोग कोई ठोस कदम उठाएंगे, ग्रामीणों के साथ बातचीत करेंगे, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। गांव में जो यहाँ रोड है, यहाँ जो हाइवा चल रही है, ये सही तो नहीं लग रहा, क्योंकि इस हाइवा चलने की वजह से यहाँ हमारे पानी दूषित हो रही है, हमारे एयर पोल्यूशन हो रहा है, साथ ही साथ नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा है, और एक्सीडेंट्स का भी खतरा बहुत ज्यादा है। एक्सीडेंट्स अक्सर होते रहते हैं यहाँ पर। स्कूल्स के बच्चे रोड के किनारे, स्कूल बस स्टॉपेज भी वहाँ पर है, जिसकी वजह से सिक्योर्ड नहीं है हमारे बच्चे, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि यहाँ एक्सीडेंट्स का दर बहुत ज्यादा दिन ब दिन बढ़ रहा है। बड़े हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब उनके शिकार हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, और अक्सर मैं इनसे बात भी करती हूँ इस बारे में। गौर करने वाली बात ये है यहाँ पर कि हमारे राइट्स का वायोलेशन हो रहा है यहाँ पर। जो हमें हमारा जो राइट्स मिला हुआ है, हमें स्वच्छ वातावरण में जीने का, स्वच्छ पानी पीने का, ये पूरी तरह से हमारा वायोलेशन हो रहा है यहाँ पर, और इसे हमें जल्द से जल्द रोकना चाहिए। और इसके लिए जरूरी कदम जो उठाने हैं वो मैं अक्सर इनसे बातें करती हूँ। देखिए, अधिग्रहण हमारे गांव का तो बहुत पहले ही हो चुका है। 1981 की बात है, उसमें तो हम लोग थे भी नहीं। अब कैसे अधिग्रहण लिया नहीं लिया, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे किए नहीं किए अभी तक तो पता नहीं। लेकिन फिर भी मैं कुछ बिंदुओं पर विचार अपना रखना चाहता हूँ या कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ नया स्मरणा में आने के बाद हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, जनप्रतिनिधि के पास भी गया, MP MLA कई जगह चिट्ठी भी लिखे कि किसी न किसी तरह हमारा जमीन वापस हो पाए। ऐसे देखा जाए तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन को आप यूं ही नहीं ले सकते हैं। यूं ही अधिग्रहित करके किसी कंपनी को आप इंडस्ट्री या माइनिंग के लिए आप दे नहीं सकते हैं। उसका भी नियम कानून है। आज के डेट में अगर हम लार एक्ट देखते हैं 1913 का, तो यूं देखा जाए तो वैसे हमारी जो बड़ा सिमड़ा है, हिजुकिता है, जो 80 के दशक में जो अधिग्रहण किया गया था वो सीबी एक्ट में हुआ था। इसके बाद 2013 में लार एक्ट आई। सीबी एक्ट का प्रावधान हालांकि शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होता है। हमारे अगुवाई लोगों ने, प्रतिनिधि लोगों ने जब इस पर आवाज उठाई तो धीरे धीरे, जहां तक मेरी जानकारी है, 2013 में लार एक्ट को लाया गया, कहीं ना कहीं अनुसूचित क्षेत्र का जमीन को अधिग्रहण करने के मकसद से ही। लेकिन लार एक्ट में भी आप देखिएगा आदिवासियों के लिए बहुत सुंदर प्रावधान है। उसमें भी ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी मौजा ग्राम का जमीन को अधिग्रहण अगर आप चाहते हैं, कोई कंपनी अधिग्रहण करना चाहती है, तो कम से कम 70 या 80% लोगों का
जो समर्थन है वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हमारा कानून ने बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं किया है हमारे समाज के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा नियम बनाया है कि जब तक एक तिहाई बोले या 70 to 80% लोग अगर समर्थन नहीं देते हैं तो आप उस क्षेत्र को अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर समाज चाहे तो इसका फायदा उठा सकता है, लेकिन इसके लिए समाज को एकजुट रहना बहुत जरूरी है। जहां तक हमारी अधिग्रहण, हमारे बड़ा सिमड़ा गांव का अधिग्रहण का मामला है, तो हमने इस विषय पर बहुत पहले से ही आवाज उठाई। हमारे छोटा सिमड़ा गांव के थे एक ईश्वर सोरेन मास्टर साहब थे, हमारे गांव के फॉयस मरांडी, बगल के थे मंजी माइकल मरांडे जी, हालांकि वो अभी आज के समय नहीं रहे। वो हमने सब मिलके डीसी कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह अपील डाली कि किसी न किसी तरह से हमारा जो जमीन है, जो अधिग्रहित जमीन है, समतलीकरण करके वापस किया जाए। एक जमीन का थोड़ा छोटा टुकड़ा बचा हुआ था आपका छोटा सिमड़ा के पास, मोटा मोटी 4-5 एकड़ का या 6-7 एकड़ का जमीन का टुकड़ा था, जिसमें ईसीएल ने अधिग्रहण तो किया था, लेकिन उसमें माइनिंग नहीं कर पाया था। हम लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसी जमीन से हम लोग अपने अधिग्रहित जमीन को वापस करने का शुरुआत किया जाए। हम लोगों ने वहां टेंट वगैरह भी गाड़ा था। हमारे गांव के लोग जानते होंगे, अगर याद कर रहे होंगे, रातों रात मैनेजमेंट ने, पुलिस प्रशासन और अपने सीआईएसएफ को भेज के पूरा टेंट को फाड़ के बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने कोशिश किया था कि उस जमीन पर हम पुनः लौट पाए, लेकिन तथाकथित बुद्धिजीवी लोग गांव से ही, जो कहीं ना कहीं समाज में फूट पैदा करके हमारी एकता को भंग करने का काम किया, और तथाकथित नेता लोग, काफी लोगों से मैंने सुना है हेमलाल मुर्मू ने ये किया, हेमलाल मुर्मू ने ये किया, स्वास्थ्य मंत्री रहते, एमएलएस रहते। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2013 की बात है। तमाम गांव वासियों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, या आसपास के गांव के लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब डहाटोला के लोगों को यहाँ विस्थापित किया जा रहा था, हमारे उस बचे हुए छोटे से टुकड़े की जमीन पर, हम लोगों ने काफी विरोध किया, काफी प्रदर्शन किया। इसके बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधि हेमलाल मुर्मू ने अपने हाथों से शिलान्यास करके उस डहाटोला भुड़ाई के लोगों को यहाँ विस्थापित करने का काम किया। अब आप समझ सकते हैं, हमारे खुद आदिवासी जनप्रतिनिधि हमारे खिलाफ घोर साजिश करके हमारे ही विरोध में, मैनेजमेंट के पक्ष में इस तरह का काम करे, तो आखिर समाज जाए तो कहां जाए। आज के समय में हर एक आदमी को जागरूक होने की जरूरत है। समाज एक एक इंसान से बनती है, एक एक इंसान समाज का अंश होता है। आज जरूरत है एक एक इंसान शिक्षित हो, एक एक इंसान जागरूक हो, अपने हक और अधिकार को जाने। मैं निवेदन करता हूं अपने ग्रामवासियों से, आस पड़ोस के ग्रामवासियों से, कि अपना हक और अधिकार को जाने, संविधान को पढ़ें और अपना आवाज को बुलंद करें, लड़ना सीखें। हालांकि आज वो दौर नहीं है कि हम तीर और तलवार से लड़ाई करें। आज का दौर कागज कलम का लड़ाई है। इसलिए मैं जितने पढ़े लिखे नौजवान युवक युवतियां हैं, उन सबको प्रेरित करना चाहूंगा कि संविधान को पढ़ें, अपने अधिकार को जानें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, अपने आस पड़ोस को, अपने समाज को जागरूक करें, ताकि
ताकि हमारा समाज को एक सही दिशा मिल सके, हमारा समाज आगे बढ़ पाए। मैं सारे ग्रामवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सभी के घर में महिलाएं, बच्चियां हैं, तो अपनी महिलाएं और बच्चियों को नेग्लेक्ट ना करें, उनका सम्मान करें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें। अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और समाज में उन्नति तभी हो सकती है जब हमारी महिलाएं जागरूक होंगी, उनकी शिक्षाएं होंगी, उनके हेल्थ इश्यूज खत्म होंगे, तभी हमारा समाज उन्नति के राह पर आगे बढ़ सकता है। इसे इन्होंने भी कहा कि शिक्षित करे समाज को, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएं। मेरे तरफ से भी वही है, सुझाव है। मेनली गार्जियन को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को बराबर समझे, अपने बच्चों को इज्जत करे, वैल्यू दे। मैंने कई बार समाज में देखा है, बैठकी के समय में जब बड़े बोलते हैं तो छोटों को बोलने नहीं दिया जाता है। कई बार सुना है मैंने। मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा। मेरे एक अंकल थे, हैं अभी भी, उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। समाज में रिश्तेदारी को नहीं और उम्र को नहीं, समाज में विवेक को वैल्यू दिया जाता है। कौन क्या बोल रहा है, किसकी कितनी समझ है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। आप किसी को ये बोल के चुप नहीं करा सकते हैं कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बच्चे हो, बड़े होने के बाद बोलना। इसी वजह से समाज में बराबरी नहीं हो पाती है। बड़े बड़े फैसला करते हैं, छोटों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। इस वजह से बच्चे लोग कुछ करना चाहते हैं, समाज में अपने तरफ से योगदान देना चाहते हैं, तो ऐसे में बड़ों को जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों बच्चों लोगों को प्रेरित करे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे, उन लोगों को प्लेटफॉर्म दे। तो सभी ग्रामवासियों को, खासकर बड़े बुजुर्ग को से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चे को प्रोत्साहित करे पढ़ने लिखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ प्रोफेशनल सीखने के लिए, कुछ टैलेंट बढ़ाने के लिए। जहां तक मेरी बात है, मैंने अपने आप को पूरा 2025 दे रखा है। इस पूरे साल में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं समाज को बेहतर से बेहतर बना सकूं, एक अच्छी दिशा में, एक सही दिशा में ले जा सकूं। अगर इस साल के अंत तक हमसे कुछ हो नहीं पाया, अगर कुछ मंजिल, कुछ मुकाम अपने समाज को दिला नहीं पाया, तो एक तरफ से इसको मैं अपना ही फेलियर मानूंगा। क्योंकि एक बच्चा जब कुछ बन नहीं पाता है, एक बच्चा जब अशिक्षित रह जाता है, तो उसका श्रेय हमेशा शिक्षक को ही जाता है, उसका श्रेय हमेशा गार्जियन को जाता है। गार्जियन ये बोल के पीछे नहीं हट सकता है, या शिक्षक ये कह के पीछे नहीं हट सकता है कि बच्चा अस्वस्थ है, बच्चा मंदबुद्धि है, बच्चा बदमाश है। क्योंकि शिक्षक का फर्ज है, एक गार्जियन का फर्ज है अपने बच्चों को सही दिशा में ले जाना। उसी तरह एज ए प्रधान मेरा फर्ज है कि मैं समाज को सही दिशा में लेके जाऊं। आने वाला समय में अगर मैं अपने समाज को सही दिशा नहीं दे पाता हूं, तो इसे मैं अपना ही फेलियर, अपना ही नाकामयाबी मानूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं। हम दोनों पति पत्नी के तरफ से सभी ग्रामवासियों को हैप्पी होली, सगुन बहा परब। सगुन बहा परब। जोहार।